नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर पूरे कवर कर लिए हैं। अब परीक्षा बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक आ गई है, क्योंकि एक महीने से भी कम समय बचा है अब हमारे पास। तो इसलिए अब हर पाठ से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम ब्लूप्रिंट के तहत आपके साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको केवल पार्ट वाइज एक लेसन वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने ही वाले हैं, ठीक है, उस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। चलिए इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पहला पार्ट है कक्षा 10 पार्ट पहला वास्तविक संख्याएं, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें से हमारे पास ब्लूप्रिंट के तहत जो गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट जारी की है बोर्ड ने, उसके तहत हमको बताया गया है कि एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कितने का आएगा? 2 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे और अंक हो गए 4। इस प्रकार का ब्लूप्रिंट इस बार है इस वाले चैप्टर के लिए। मतलब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा इस फर्स्ट चैप्टर से, और टोटल 4 अंक के है ये पार्ट, और उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे अपने। चलिए समझ में आया ये पैटर्न। अब देखिए क्वेश्चन जो एक एक नंबर के टाइप के बन सकते हैं उसको हम बढ़ाएंगे, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उसको भी हम आज बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के टाइप में बन सकता है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने किसी संख्या के, ये आपके इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है कि ये आपको पूछ सकते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है इस बार। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। और ये ध्यान रखिए, आपके जो अभाज्य गुणनखंड करोगे उसमें आपको ना तो आपको बहुत बड़ी संख्या का पूछेगा, आपको एकदम सरल ही आएगा। बोर्ड के क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं। अगर आप कहीं अटक जाओ, डिफिकल्टी आए, उसमें कोई ज़्यादा डिवाइड या ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा सरल तरीके से ही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 में 2 का ही जाएगा और 1 का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यह एक अभाज्य संख्या है। ऐसे संख्याओं के रूप में लिखना इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है अपने 140 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए 140 है, अपन ने लिखा यहाँ 140। अब देखिए 140 में मेरे सबसे पहले 2 का भाग देना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ट्राई करना है। सबसे पहले अपन 2 का देंगे, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है, लास्ट में 0 है। 2 का दिया तो मेरे पास यहाँ पर आया 70। कितना आया? 70। ठीक है, अब 70 में देखो, 70 में भी 2 का जाएगा तो मेरे पास आया 35। 35 में देखिए 2 का, पीछे 5 है, 2 का नहीं जाएगा। अगर पीछे सम संख्या हुई तो ही 2 का जाएगा, 5 का 2 का नहीं जाएगा। 3 का अंकों को जोड़ के चेक करना पड़ता है, दोनों को जोड़ने पर 8 हो रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा। चलिए 5 का ट्राई करते हैं, 5 का जाएगा। इकाई का अंक 0 हो, 5 हो तो 5 का भाग पूरा जाता है। 5 का दिया 7 बार, फिर 7 में 7 का देंगे, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 5 गुणा
7। ये क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड। आया समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 180 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 180 का गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए अब 180 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 180 है, 180 180 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का दिया कितना आएगा? 90। 90 में 2 का जा रहा है कितना आएगा? 45। 45 में देखिए 5 और 4 को जोड़ दिया 9 आ रहा है, 9 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा, कितना आएगा? 1 5। 45 में 3 का दिया तो 15 आया, 15 में 3 का दिया 5 आया, 5 में 5 का दिया तो 1 आया। इस प्रकार से 180 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 180 के हुए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। ये मेरे पास 180 के गुणनखंड आ गए। समझ में आया यहाँ तक क्लियर? इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आपको किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे इस प्रकार से करने हैं। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। अब आगे देखिए अगला वाला सवाल लेते हैं अपन। देखिए अब आपको पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने को आपको पूछ सकता है। एलसीएम और एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पूछा जा सकता है इस बार, और इस बार आने की भी संभावना है। हो सकता है हमने यहाँ पर 3 वाला उदाहरण लिया है, आपको 3 संख्या का नाम पूछ के 2 संख्या का एचसीएफ या एलसीएम पूछ भी सकते हैं। संख्या 2 हो 3 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ आना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब अपन को निकालना है इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, ठीक है, मसप और एलसीएम लसप कैसे निकालेंगे? तीनों के गुणनखंड कर दो सबसे पहले। तो देखिए तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एक कर दिया। अब दूसरा लीजिए, ये तीसरा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले कितना है? 12। 12 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 में 3 का गया तो 1 आया। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे उसके? 12 के अभाज्य गुणन हो गए मेरे पास यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब कितना है? अब है 15। कितना है? 15। 15 में किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार गया? 5 बार। 5 में 5 का गया 1 बार। ठीक है, तो मेरे पास 15 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। ठीक है, अब हमें करना है 21 का। 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा। 3 का गया तो 7 बार, फिर 7 का दिया तो 1 बार। तो यहाँ पर हमने लिखा 21 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 7। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है? एलसीएम ज्ञात करना है अगर आपको, तो इसमें तीनों में तुलना करनी है कि कौन कौन सी संख्या आई है। तीनों में देखते हैं 2, 3 और 5 और 7। तीनों में मिला के मुझे 2 नज़र आ रहा है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। अब इन तीनों में देखो कि सबसे ज़्यादा बार 2 आए हुए हैं, वो 2 आपको लेने हैं। सबसे ज़्यादा इसमें 0, इसमें 0, इसमें 2 बार, तो ये 2 लेंगे 2 बार। 2 गुणा 2। अब देखते हैं कि 3 ज़्यादा बार किस में आया? देखो 3 इसमें भी 1 बार, एक तीनों में 1 बार है, तो कोई भी 3 1 बार ले लेंगे। ठीक है, चलिए 5 देखो ज़्यादा बार किस में है? इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 बार है, तो 5 को अपन 1 बार लेंगे। फिर देखिए 7, इसमें 1 बार 0 0, इसमें 1 बार 7 है, तो हम 7 को 1 बार लेंगे। आया समझ में? अब इन सब का गुणा करेंगे। देखिए 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 और 3 का गुणा किया तो 12, 12 और 5 का गुणा किया तो 12 पंचे 60, और 60 और
7 का गुणा करना है तो कितना आएगा 420। देखिए गुणा कर लेते हैं, कितना करना है 60, 12 पंचे 60 और 7 का गुणा करना है। देखिए 0 42 420, तो इसका उत्तर कितना हो गया, इसका उत्तर अपने पास आ गया 420। ये हमारा लसअपा आ गया, क्या आ गया, लसअपा एलसीएम। ठीक है, अब मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए ये 3 है अपने पास, इन तीनों में कॉमन फैक्टर देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो तीनों में ही आ रहा है उसको अपन को लेना है। ठीक है, देखिए हम जैसे तीनों में देख लेते हैं। देखिए इसमें 2 है मगर इन दोनों में 2 है ही नहीं, 2 उभयनिष्ठ तीनों में नहीं है। इसमें ये देखिए 3 है, चलिए ये 3 है इसमें, देखिए ये वाला 3 है, देखिए ये 3 इसमें है, इसमें भी ये 3 है और इसमें भी एक 3 है। ठीक है, बाकी आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखेगा, केवल 3 ही उभयनिष्ठ आएगा। इधर भी देख सकते हो 3 3 3 3 3 तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3। ये आंसर आ है। अगर आपको 2 संख्याओं का पूछ ले तो अपन को ये मिटा देना है। ठीक है, इसकी जगह अपने 2 ही आएगा। आया समझ में, 2 में आपको तुलना करके फिर बताना है। अगर 3 का पूछे तो 3 करना है, सिंपल सा है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आया समझ में। 1 नंबर की दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। तीसरा सवाल ये है कि एचसीएफ निकालना है। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में आने की संभावना है इस सवाल। ये अपनी प्रश्नावली का ही सवाल है और ये बहुत ही शानदार सवाल बन रहा है इस बार, जो अपने इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक बनता है, तो आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर एक इम्पोर्टेंट की महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एचसीएफ दे रखा है तो आपने आगे जरूर पढ़ा होगा, अगर प्रश्नावली पढ़ी होगी। इस पार्ट ये पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, समय अब बहुत कम रह गया है, आप इस मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज को आप पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके 85 अबव नंबर मैथ में आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम देखते हैं इस प्रकार का सवाल, जैसे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9, तो एलसीएम निकालना है। इस प्रकार के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आगे हमने पढ़ा है कि 2 संख्या है जिनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, वो किसके बराबर होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, एक ये दोनों संख्या है। ठीक है, तो आप गुणा कर दो, 306 गुणा 657। आया समझ में। फिर देखिए एलसीएम है, एलसीएम लिखा, एचसीएफ की जगह मुझे 9 दे रखा है, 9 लिखा मैंने। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना एलसीएम। एलसीएम को इस साइड रखूंगा, 9 गुणा में तो इस साइड आते ही भाग में हो जाएंगे, ये आगे 9, इस साइड बचा एलसीएम। देखिए 9 को अपन काट रहे हैं, मैंने 9 से इसको काटा 306 को, कितना आ रहा है देखिए 9। अगर मैं 3 से काटूँ इसको, चलो 3 से काट देते तो यहाँ पर 3 बार 3 आएगा, यहाँ पर 1 0 2 आएगा। कितना आएगा, 1 0 2। वापस 3 से कट रहा है, मैंने इसको 3 से काटूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको काटूंगा 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 3 चौक 12, 34 आएगा। कितना आएगा, 34। काटने से कितना आया, 34। अब देखिए ऊपर कितना है, 34 गुणा 657।
अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 34 और 57, 657 का गुणा करना है। देखिए 657 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं और 34 का गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 28 के 8, 2, 20 और 2 22, 2 24, 25 और 26, 1 2 7 1 9 8 3 3 2 2, ये उत्तर आया अपना 22 33 8, 22,338, 22,338। ये अपना क्या आ गया, ये अपना फाइनल उत्तर आ गया। आया समझ में? ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है, इस बार परीक्षा में आने लायक सवाल है, जो अगले वाले एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण बनता है सवाल। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो आप मोस्ट वेरी मोस्ट कर दीजिए, वेरी मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% आने की संभावना है, यहाँ तक बता दे रहा हूँ। 100% ये सवाल आने की पूरी संभावना है। हो सके √5 की जगह आपको √3 कर दे, √2 कर दे, √7 कर दे, मगर सवाल एक ही विधि से होगा। आया समझ में? चलिए इस सवाल को अपन बेहतरीन ढंग से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि देखिए अगर इस प्रकार के सवाल हो कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और p और q का हैसियत 1 होता है, मतलब उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ऐसे होती है, देखिए जैसे 2/3 है, तो 2 और 3 में अगर हैसियत निकालने जाएंगे, 2 और 3 का हैसियत कितना आएगा? 1। ये परिमेय संख्याओं की विशेषता होती है, ये परिमेय संख्याओं के गुण होते हैं। समझ में आया? इसी आधार पर अपन उस गुण को, उस परिमेय संख्या, अपन इसको परिमेय संख्या मानेंगे। फिर इस परिमेय संख्या में ये गुण है उसका, ये अपन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आ जाता है तो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं आता है तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। समझ में आया? इसी विधि से अपन इस सवाल को करेंगे। चलिए देखते हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को अपन ने क्या माना? परिमेय संख्या। तो √5 बराबर p/q। ठीक है, जहां p व q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और हैसियत होगा, हैसियत बराबर 1। किसका? p व q का हैसियत होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं इसको q के इस साइड और q को इस साइड ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा मेरे पास √5 q। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वर्ग। तो क्या हो जाएगा? p² बराबर वर्ग करने पर √5 है, इसको 2 बार वर्ग करने पर 2 बार गुणा होता है, तो रूट हट जाता है 5, ये आ जाएगा। q है तो
क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या साबित होता है कि पी स्क्वायर का 5 पे भाग जा रहा है, मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, पी 5 से विभाजित, अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। इस प्रकार का सिद्धांत है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। चलिए यहाँ पर समझ में आया। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। समझ में आया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम दूसरा मान के चलते हैं p बराबर 5r। क्या माना अपन ने? अब p बराबर 5r, जहाँ p व r पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब इनमें क्या कर रहे हैं देखिए आगे। देखिए ये माना अपन ने p बराबर 5r। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे थे क्या हो जाएगा? ये पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इधर से हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं मैं समीकरण 2। मान लिया समीकरण 2 इसको। चलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है मेरे पास? ये। अब पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पी स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा ये वाला पी स्क्वायर। ठीक है, या पी स्क्वायर है, इसका मान अपन पहले वाले समीकरण से रखते हैं 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखिए ये 5 है, ये 5 से काट दिया मैंने तो यहाँ पर क्या आया? क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आया ये समीकरण। देखिए ठीक है, अब मेरे पास क्या आया? इसको हम मान लिया जैसे मैंने समीकरण 3 मान लिया। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है? पी स्क्वायर के मान में भी 5 आ रहा है और क्यू स्क्वायर के मान में भी 5 आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको, पी बटे क्यू, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसके मान में भी 5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है इसका मान? 5 क्यू स्क्वायर, और इसके मान में भी 5 आ रहा है 5 आर स्क्वायर। मतलब देखिए इधर भी 5 इधर भी 5 है, और क्या है? उभयनिष्ठ कोणनखंड 5 आ रहा है तो इसका हैसियत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अवधारणा तो क्या थी? हमने क्या माना था कि अगर परिमेय संख्या है तो उसका हैसियत कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जबकि यहाँ तो 5 क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हैसियत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो हमारी मानी गई अवधारणा के विरोधाभास है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से लिखते हैं समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3, समीकरण 1 व 3 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास है।
अतः √5 अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? कंप्लीट। इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल किया। सबसे पहले √5 को परिमेय संख्या मानना है, फिर p पर q के रूप में लिखना है। जहाँ p व q पूर्णांक होता है, परिमेय संख्या की एक क्वालिटी, एक विशेषता होती है, तो उसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। दोनों ही समभाज्य संख्या होती है, मतलब HCF 1 होता है। p बराबर 5QR माना, यहाँ से अपन ने q को इस साइड भेजा, ये आया। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें स्क्वायर में आया। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। आगे देखिए, अब मैं एक अन्य मान लेता हूँ, p बराबर 5R मैंने मान लिया। जहाँ p व QR कोई पूर्णांक है, वापस इन दोनों पक्षों का वर्ग किया तो p स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी यही लागू होता है कि p स्क्वायर 25 से विभाजित है तो p भी 25 से विभाजित होगा। चलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को मैंने इक्वल में किया, बराबर में रखा 2 की सहायता से, तो q स्क्वायर का मान आया 5R स्क्वायर। ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखने पर पता चलता है कि दोनों में 5 तो उभयनिष्ठ आ रहा है, और उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो हमारी मानी गई अवधारणा के विरोध कर रहा है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? कंप्लीट। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम सवाल है। हमने 5 सवाल ही इस पार्ट से चुने हैं। 5 सवालों में ऐसा ही आपको देखने को जरूर मिलेगा, यही सवाल होंगे, या फिर इनमें संख्या को जरूर आपको चेंज करके दे सकते हैं, मगर इस टाइप है, जो तरीका है वो सवाल का यही रहेगा, वो पैटर्न यही रहेगा। समझ में आया? यहाँ तक कि आपको बता दिए रहे हैं। अब सवाल तैयारी करना आपके हाथों में बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस प्रकार का सवाल। अगर वो सवाल नहीं आया सिद्ध करने का, तो इस टाइप का सवाल पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए, और इस प्रकार के सवाल सिद्ध करने के आ सकते हैं। इसको कैसे हल करते हैं इसको भी देखिए। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हल, ठीक है, मान लेना है इसको, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? इसको परिमेय संख्या माना अपन ने। चलिए परिमेय संख्या माना तो 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p व q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और q ≠ 0। ठीक है, आया समझ में? देखिए अब मैं यहाँ से 3 को उस साइड भेज रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2√5 बराबर p/q माइनस का 3। इसके नीचे कोई नहीं तो मैंने 1 किया। अब मैं इनका लसापा लूँगा, इन दोनों का मैंने लसापा लिया, मेरे पास आया q का भाग q में दिया 1 आया, 1 का p के साथ गुणा किया तो p, माइनस 1 का भाग q में दिया तो q का 3 के साथ गुणा किया तो 3q। आया समझ में? फिर मैं 2 यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, p - 3q/2 यहाँ भाग में आ गए 2q। आया समझ में? यहाँ तक देखिए। और यहाँ पर इस कथन में देखिए, इस वाला साइड, ये वाली साइड √5 क्या होते हैं? अपरिमेय होते। ये वाला साइड अपन ने पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। आगे वाले सवाल में मैंने आपको बता दिया √5 क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या सिद्ध की है, तो ये वाला क्या बता रहा है कि अपरिमेय संख्या, जबकि ये वाली संख्या परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए p/q है, यहाँ पर -3 q का गुणा माइनस हो रहा है, मगर ये पूरी संख्या परिमेय संख्या ही है। क्या है? परिमेय संख्या। जहाँ देखो ये 3 है, ये q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में 3 का गुणा करने पर पूर्णांक ही रहेगा, पूर्णांक में से घटाने पर भी पूर्णांक ही रहेगा। मतलब ये दोनों संख्या, ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है, जबकि इस साइड वाला भाग अपना अपरिमेय संख्या। तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकती है? इस कथन में तो इनको बराबर दिख दी है, नहीं, बराबर नहीं हो सकती है। अतः ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यह कथन, देखिए यहाँ लिख सकते हैं इसमें
इस कथन में √5 अपरिमेय संख्या है तथा P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ में? इस प्रकार से इस वाले यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये वाली अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? दोनों कथन बराबर तय नहीं हो सकते, और हमने तो परिमेय संख्या उसको मान के चले, जो कथन तो गलत हो गया, ये कथन गलत हो गया, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अतः यह गलत हो गया, जो हमने परिमेय संख्या मानी तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो ये वाले कथन कौन सा हो गया? ये अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।